जैसा हमको मालूम है कि लगातार पिछले 8 साल से यानी 2016 से लेकर अब तक 2023 तक गीता महोत्सव का रूप बदल करके और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि उत्तरोत्तर हर वर्ष गीता जयंती का ये स्वरूप ये निखरता आ रहा है। पहले तो केवल कुरुक्षेत्र में होता था, बाद में देशव्यापी बना 2002 में, लेकिन 2016 से अंतर्राष्ट्रीय बनने के बाद न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस बार के कार्यक्रम में संख्या के नाते अगर मैं कहूँ तो 30 लाख से ज़्यादा फुटफॉल हुआ है इन 17 दिनों में। कल 18वां दिन है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए हमें लगता है कि गीता का संदेश जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, वो संदेश दुनिया के लिए भी उतना ही का यानी एक प्रकार से उपयोगी है। तो दुनिया के देश भी इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से जब डिमांड आई थी तो सबसे पहले मॉरिशस में हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कार्यक्रम किया। स्वामी ज्ञानानंद जी के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम होता है। बाद में यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन देशों में हो चुका है। यूएसए की भी डिमांड निमंत्रण वहाँ से आया है। कल श्रीलंका जी के जो मंत्री हैं संस्कृति मंत्री, उन्होंने भी एक निमंत्रण हमको दिया है कि हमारे यहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम शुरू कराइए। वहाँ जनता के बीच में भी कार्यक्रम होता है, तो वहाँ की असेंबली अथवा जो पार्लियामेंट होती है उन लोगों के सामने भी गीता का संदेश क्या है इसकी चर्चा होती है। तो इस संदेश के माध्यम से दुनिया की जो आज एक अंधकार मोड़ पर दुनिया खड़ी है, तनाव युक्त दुनिया है, तो उसको कैसे तनाव मुक्त बनाया जाए। लड़ाई झगड़े जिस प्रकार के युद्ध हो रहे हैं उन युद्धों में से कैसे बाहर निकलना। मोदी जी के एक प्रकार से जो दुनिया में स्थान बना है, आज दुनिया के लोग अपेक्षा करते हैं हमसे कि मोदी जी ही दुनिया को शांति के रास्ते पर ले जा सकते हैं, गीता के माध्यम से संदेश दे सकते हैं। जहाँ तक इस बार की गीता जयंती का विषय है, 7 तारीख को सरस मेला शुरू हुआ और 17 तारीख से विधिवत जो मुख्य कार्यक्रम होता है गीता जयंती का उसको शुरू किया गया। 17 को ही देश के उपराष्ट्रपति यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे पेविलियन, हरियाणा के पेविलियन का भी उद्घाटन किया था। और उसके बाद 21 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी आए थे। 22 तारीख को देश के गृह मंत्री, उनका आगमन हुआ था। और आज असम के मुख्यमंत्री और मैं स्वयं इस कार्यक्रम में थे। हर एक वर्ष किसी न किसी एक प्रदेश को स्टेट पार्टनर और किसी एक देश को कंट्री पार्टनर बनाया जाता है। इस बार श्रीलंका हमारा कंट्री पार्टनर था और असम जो है हमारा प्रदेश पार्टनर है, स्टेट पार्टनर है। तो इन सब का भी योगदान, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, ट्रूप्स आदि यहाँ आते हैं और वहाँ की संस्कृति की झलक हमको यहाँ मिलती है। तो एक सफल कार्यक्रम के नाते आज जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी समाप्ति हो रही है, लेकिन जो हमारा जो सरस मेला है और ये जो बाज़ार यहाँ लगे हैं और बाकी सब, ये कल 24 तारीख को समाप्त होगा। तो ऐसे इस 18 दिन के कार्यक्रम के एक सफल ये विषय आपके सामने मैंने रखा। देखिए, अब ये अपने आप में खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले ये जो विषय, खास करके जो एसोसिएशन का विषय आया था, वो एक राजनीतिक उस दायरे में फंसता चला जा रहा है। वो नहीं फंसना चाहिए था। और उन्होंने अब चूँकि उस समय का विषय निकल गया और चुनाव हुआ है, तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो इसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गांव में सामान्य व्यक्ति जिसको बहुत बड़ी समझ ना भी हो तो भी पंचायत का चुनाव जब होता है और मान लो बराबर वोट आ जाए और टॉस के साथ किसी एक का टॉस निकल जाए, तो सब लोग मिल करके इस डेमोक्रेटिक तरीके को अपना लेते हैं कि हाँ भाई ये हमारा पंचायत का चुनाव नुमाइंदा है, चाहे टॉस से ही आया है। लेकिन यहाँ तो वोटिंग के बाद अगर कोई एसोसिएशन चुनी गई है तो उसको मान लेना चाहिए। अगली बार अपने प्रयत्न करके दोबारा से किसी को दोबारा करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कानून में बदलाव हुए उसको कैसे देखते हैं सर? क्या करें? कानून में जो बदलाव हुए हैं, अमेंडमेंट हो चुकी है उसको। देखिए, देश में कुछ कानून ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के समय से 100 साल 150 साल पुराने बने थे, चाहे CRPC है, IPC है, एविडेंस एक्ट है। उनमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के सामाजिक ताने बाने को देखते हुए कई उसमें कमियां लगती थी। तो जैसे बहुत से ऐसे गुलामी के चिन्ह इस देश से हटाए गए हैं, चाहे उसके अंदर
राम मंदिर के निर्माण की बात है, बाबरी ढांचे को समाप्त किया गया है, चाहे 370 धारा को हटाया गया है, उसी प्रकार से कानूनों में बदलाव, उसी प्रकार से 3 तलाक का जो विषय है उसको समाप्त करना, ऐसे बहुत से विषय हैं जो इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके हिसाब से बनने चाहिए। तो बहुत सोच समझ करके, और इसमें सभी मुझे लगता है कि सांसदों के साथ मिल बैठ करके बातचीत हुई, उन कमेटियों को सौंपा गया और काफ़ी चिंतन मनन के बाद ये 3 कानून नए बनाए गए हैं। इसमें से मुझे लगता है कि जो कमियां हैं आज हमारे इन्वेस्टिगेशन में, आज किसी व्यक्ति को, दोषी को दंडित देने से वो बच निकलता है, तो ऐसे दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के कानून हैं, इससे जनता को लाभ होगा। उसमें चूँकि ये कुल मिलाकर ऐसा जानकारी मिली है कि साहित्य के अंदर 367 ऐसे गाँव हैं, यानी स्थान है, ना गांव नहीं बल्कि स्थान है जो महाभारत से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका एक प्रकार का उसका जो रिसर्च है या उसका जो खोज है वो जो किया गया है, उसमें अभी तक पहले हमारे पास 162 स्थान मिले थे और अब जो है 18 स्थान, उसमें 164 और 18 स्थान आज और घोषित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 182 स्थान ऐसे हो गए हैं कि जहां केडीबी के अंतर्गत उन स्थानों को विकास किया जाएगा, और भी स्थानों की खोज चल रही है, जो मिलेंगे उस पर भी हम काम करेंगे। आपको भी बड़ी सौगात दी, आज आपने बाकायदा अनाउंसमेंट किया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो म्यूजियम के लिए जगह देनी थी वो जेटी रोड पर दी जाएगी। 2 स्थानों की मैंने घोषणा की है, उसके अंदर एक श्री गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की बात हमने पहले उनकी घोषणा की थी, तो 5 एकड़ लैंड पिपली के पास और जीटी रोड के ऊपर हमने चिन्हित की है उनको। कोई भी व्यवस्था जो बनेगी वहाँ श्री गुरु रविदास जी का स्मारक ये बनाया जाएगा। ऐसे ही सिख म्यूजियम के नाते, जो कभी पहले अम्बाला की बात हुई थी लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से उसको कुरुक्षेत्र में शिफ्ट करने की बात आई थी, तो कुरुक्षेत्र में एक विवाद बना था कि जो थीम पार्क की जगह उनको दी जा रही है, ऐसा कोई विषय नहीं था, लेकिन प्रपोजल एक आया था। उस प्रपोजल को यहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, तो हमने उनको भी 3 एकड़ लैंड पिपली के यानी जीटी रोड के ऊपर ही 3 एकड़ लैंड सिख म्यूजियम के लिए दी। देखिए, हमने तो पहले अपना क्लेम किया ही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का एक अपना शेयर है। कोई एक घटना कभी 90s में हुई थी जिसके कारण से उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को एक प्रकार से लिया था, लेकिन चूँकि मूल रूप से पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा और पंजाब दोनों का उसमें एक शेयर है, तो हमने ये कहा कि जो चीज़ एक मानो किसी कारण से समाप्त की गई थी, वापस बहाल करना चाहिए हरियाणा का शेयर। उसी बात को मुझे लगता है शायद उपराष्ट्रपति जी ने वहाँ दोहराया होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें अब ये प्रावधान आने ही वाला है कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो दायरा है वो सब तरफ रहेगा। कोई भी कॉलेज कहीं भी अपने आप को एफिलिएट कर सकता है, तो उसके बाद किसी एक दायरे में कोई यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी, हमने तो ये भी ऑफर किया कि आपको कोई कठिनाई अगर आती है तो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पंजाब के अगर कॉलेज आके एफिलिएट करना चाहते तो हम तैयार हैं। आप आइए, हमारे यूनिवर्सिटी के साथ अपने कॉलेज को एफिलिएट करिए, और अगर चंडीगढ़ में हरियाणा के कॉलेज एफिलिएट होते हैं तो इसके अंदर कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए।